कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। Good afternoon, sir. आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आज क्या पढ़ना गुड था हम लोगों आफ्टरनून को? सर। सर आफ्टरनून। केनेजियन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को सर पढ़ना था। पढ़ा मतलब सर वो रीड कर चुके, मतलब सर रीड करा चुके हैं, लेकिन उसको समझाना था आपको। अच्छा ठीक है, ठीक और है। हम कुछ बताए थे उस दिन, तो शायद वो गलत था। आधा एक मिनट और वेट कर लेते हैं, ताकि और भी कुछ अगर जिनको आना होगा तो आ जाएंगे, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। और इसके बाद का एक थ्योरी था, उसको आप बता चुके हैं, हॉर्डल थ्योरी जिसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्डल रेट। सिर्फ इसी पर। इसके बाद एक लोनेबल फंड्स थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट है वो लोनेबल फंड्स थ्योरी। Yes, sir. वो last. लास्ट में है। चलो रोल नंबर 5 पढ़ना स्टार्ट करो, केनीजियन थ्योरी को। Yes, sir. Keynesian theory of investment, interest rate and planned capital investment. The Keynesian theory of रुक investment जाओ, एक मिनट। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लान्ड ये टर्म ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, यहीं से सब खेल है। यस। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, जिसमें से एक इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीनेसियन थ्योरी का जो फोकस है वो इसी इंटरेस्ट रेट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बीच के रिलेशन को समझाना है, राइट? और एक कॉमन सेंस है। yes. अगर मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा हूं, मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, मुझे बोरो करना पड़ेगा, आई विल हैव टू बोरो। तो व्हेन आई से दैट आई विल हैव टू बोरो, तो बोरो का मतलब क्या कि जो भी मैं बोरो करूंगा उसके ऊपर मुझे एक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, आई हैव टू पे इंटरेस्ट, राइट? यस सर। Yes, तो sir. जब मैं बोरो कर रहा हूं, तो वो जो मतलब बोरो करने वाला अमाउंट है, उसको अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो डिमांड साइड है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड साइड। आई एम डिमांडिंग, ठीक है? तो मैं जब डिमांड कर रहा हूं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं जब डिमांड करूंगा तो मैं लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करूंगा, और ये आप सभी को मालूम है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल था, कहता है कि भाई जब प्राइस होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस नीचे होगा तो डिमांड ऊपर होगा। यही था रिलेशन। तो यहाँ पर भी यही है। इफ आई एम द इन्वेस्टर, आई एम डिमांडिंग द बोरोड फंड, so when will I demand more? If I am being offered a low rate of interest, जब मुझे कोई इंटरेस्ट रेट कम ऑफर करेगा तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, और जब मुझे कोई हायर इंटरेस्ट रेट मुझसे मांगेगा तो मैं कम डिमांड करूंगा, मैं कम बोरो करूंगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया गया है पूरी थ्योरी में। चलो पढ़ना स्टार्ट करो। Yes, sir. The Keynesian theory of investment places emphasis on the importance of interest rates in investment decisions. But other factors also enter into the model, not least the expected profitability of an investment project. ठीक है, ये भी क्लियर है। तो मान लीजिए मुझे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे बोरोइंग्स मैं मतलब कर पा रहा हूं,
लेकिन क्या अगर मुझे सिर्फ सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही मुझे लोन मिल जाएगा, ये सफिशिएंट है? ये नो क्या सर। ये सफिशिएंट No, है? sir. नहीं, No, sir. मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, उसमें Yes. यील्ड क्या है, उसमें रिटर्न क्या है। अगर यील्ड और मार्जिनल एफिशिएंसी कम है तो मुझे सस्ता भी लोन मिलेगा तो भी मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। Yes. Sir. यस ठीक सर। है, Yes, sir. चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Changes in interest rates should have an effect on the level of planned investment undertaken ठीक by है, private sector businesses in the economy. ठीक है, A fall in interest rates should decrease the cost of investment relative to the potential yield, and as result, planned capital investment projects on the margin may become worthwhile. समझ A गए? firm, रुक जाओ, रुक जाओ, yes, आराम आराम से पढ़ो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझ जाओगे। यही चीज मैंने बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया, इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया, सुनो ध्यान से, मार्केट में कोई बैंक अभी, सपोज करो कि मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल, देखो मार्केट में सपोज करो कि कोई बैंक अभी आपको 9% पे लोन दे रहा है, 9% पर एनम पे लोन दे रहा है। कितने परसेंट पे दे रहा है वो? 9% पे दे रहा है सर लोन। 9%। अब मेरा जो प्रोजेक्ट जिस पे हम प्लान कर रहे हैं उसमें मार्जिनल एफिशिएंसी या जो मेरा यील्ड है वो यील्ड सपोज करो कि 12% है। यील्ड 12% है। यील्ड कितना परसेंट है? 12% है। 12%. तो मैं कितने डिफरेंस पे काम कर रहा हूँ? 3% के डिफरेंस पे आप काम कर रहे हैं, मतलब 3% 3% आपको प्रॉफिट हो सकता 3% के डिफरेंस पे काम कर रहे हैं। इसी पे Yes, मुझे yes, sir. सारा खर्चा उर्चा सब देखना है, प्रॉफिट होगा, मेरा सब कुछ देखना है मुझे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है इसमें कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गया, वो कह रहा है भैया आपको 8% पर एनम पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है, Yes, sir. लेकिन इस प्रोजेक्ट का यील्ड अभी भी 12% ही है ना? 12%। Yes, Yes, sir, sir. ये 12%. Yes, sir. तो इंटरेस्ट रेट कम होने से मेरा प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा सर, 4% हुआ तो Yes, उसमें sir. बढ़ना But चाहिए। बढ़ गया, बढ़ गया। Yes, sir. तो वही लाइन लिख रहा, वो लाइन दोबारा से पढ़ो, वो लाइन अब ठीक। दोबारा से पढ़ो, समझ में आएगा। जोर से पढ़ो। yes, sir. A fall in interest rate should decrease the cost of investment relative to the potential yield, and as result, planned capital investment projects on the margin may become worthwhile. क्लियर? Yes, 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 sir. आगे पढ़ो। A firm will only invest if the discounted yield exceeds the cost of the project. क्लियर है? Yes. अब आप पूछेंगे सर ये डिस्काउंटेड यील्ड क्या हुआ, व्हाट इज दिस डिस्काउंटेड यील्ड? नहीं समझ में आया, डिस्काउंटेड यील्ड नहीं समझ में आया। देखिए इस मतलब क्या हुआ कि हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसे, इसको सुनना ध्यान से क्योंकि ये सब सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ना है। Yes, मैंने आज के डेट में पैसा लगाया, मैंने आज के डेट में पैसा लगाया, मुझे जो कैश फ्लो होगा, मुझे जो प्रॉफिट होगा, क्या आज ही हो जाएगा? सारा का सारा No, sir. बिजनेस No, sir. It is आगे impossible, आने sir. वाले समय में होगा। Yes, 1 sir. साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल मुझे आता रहेगा। Yes, sir. Yes. तो वो जो मुझे हर साल आता रहेगा वो फ्यूचर हुआ, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लो। क्या कहते हैं? फ्यूचर कैश। फ्यूचर कैश इनफ्लो बोलते हैं सर। अब उस फ्यूचर कैश इनफ्लो को प्रेजेंट में, आप उसके वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू कन्वर्ट इट्स वैल्यू इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटेड सर।
और ये डिस्काउंटिंग तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी खर्चा तो अभी आप कर रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट जो होगा वो कैश होगा, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में जो होगा वो क्या आज के बराबर है या आज से ज्यादा है? आज अगर से ज्यादा होगा। आज से ज्यादा होगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, यस अगर सर, आज से ज्यादा कम होगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं डिस्काउंटेड यील्ड। अब मीन वो सर लाइन फ्यूचर दोबारा वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में बदलना है। बदलना। और तब हम लोग ये देखेंगे कि अगर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो वैल्यू आज के हमारे निवेश से, आज के हमारे कॉस्ट से ज्यादा होगा, तब मेरे लिए वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा, वरना वो प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नहीं होगा। चलो ठीक है, पढ़ो, आगे पढ़ो। The inverse relationship between investment and the rate of the interest can be shown in the diagram. सर एक diagram बना हुआ है. The ठीक है, हाँ। relationship between the two variables is represented by the marginal efficiency of capital investment (MEC curve). A fall in the rate of interest from R1 to R2 causes an expansion of planned investment. क्लियर है? एकदम क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट है ही नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, वाई एक्सिस पे आपको इंटरेस्ट रेट लिखना है, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट और एक्स एक्सिस पे प्लान इन्वेस्टमेंट। प्लान इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग ये पॉइंट लें और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट लें, जैसे इसको मिलाएं, अब अगर मेरा इंटरेस्ट रेट घट गया, इंटरेस्ट रेट अगर मेरा घट गया, यहाँ पे आ गया, तो इंटरेस्ट रेट घटने से मेरा प्लान इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर बढ़ेगा, यस सर, जितना बढ़ इंटरेस्ट जाएगा। घटेगा उतना ही हम लोग सर तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा इसको करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन इन प्लान इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही लाइन पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब सपोज करो कि मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो प्लान इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन प्लान इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट। कॉन्ट्रैक्शन इन प्लान इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। तो हो गया, यही है केनेजियन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद शिफ्ट्स इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ हर्डल रेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हो चुका है। हो गया है। नहीं, ये तो हम बताए थे ऐसे ही, तुम लोग पहले पढ़ के देखो, इसको पढ़ो, Yes. इसको पढ़ के देखो। हो सकता है उसमें बहुत सारा ऐसा टर्म हो जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हो उसमें। यस।
समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। क्लास सबको समझ में आ गया? पढ़ लिया आप लोग? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत कहीं किसी पॉइंट में, किसी वर्ड में? सर पोस्ट टैक्स रियल रिटर्न क्या होता है? पोस्ट टैक्स रियल रिटर्न, वेरी गुड। इसके पहले का थोड़ा सा लाइन पढ़ दोगी ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में हम बता पाए। Yes, sir. The CBI survey of more than 300 firms showed that they expected to earn an internal rate of return averaging 17% and recover the cost of their investment in 2 to 4 years. But the experts said that post-tax real returns of 10% were sufficient to satisfy most investments. देखिए, पोस्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पोस्ट टैक्स का मतलब, पोस्ट टैक्स का मतलब हुआ प्रॉफिट विच इज आफ्टर टैक्स, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट टैक्स, प्रॉफिट विच इज आफ्टर टैक्स। क्लियर है? अब आइए, उसमें एक टर्म और जुड़ा हुआ है, पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट। अब ये पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट क्या हुआ? आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो अभी आपको मतलब तत्काल प्रभाव से तो नहीं ना मिलेगा आपको वो प्रॉफिट। वो प्रॉफिट No, हो sir. सकता है आपका 2022 का हो, 2023 का हो, 2024 का हो, 2025 का हो। तो अब ये रियल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि हर साल 22, 23, 24, 25 में जो आपने प्रॉफिट कमाया है टैक्स देने के बाद, जो आपने प्रॉफिट कमाया है टैक्स देने के, वहां जो इन्फ्लेशन होता है, जो प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, आज जो आप 100 रुपए में है ना बात, तो इसका Yes, sir. मतलब ये Yes, sir. हुआ कि हर साल जो आपको प्रॉफिट पे टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को आप अपने प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो वो एडजस्टमेंट के बाद का जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट। पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट क्या कहते हैं? पोस्ट टैक्स Real profit, sir. एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में टैक्स देने के बाद और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो वो सफिशिएंट है, वो आइडियल है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। क्लियर? यस सर। और एक लास्ट पॉइंट है सर, स्लो डाउन इन डिमांड एंड आउटपुट। अच्छा हो गया क्या सर? स्लो डाउन इन पोस्ट टैक्स, सर पोस्ट टैक्स रियल रिटर्न मतलब यही हुआ, तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा और उस प्रॉफिट में भी हम
मूवमेंट है उसको एडजस्ट का जो प्रॉफिट बचा उसको कहेंगे पोस्ट टैक्स रियल रिटर्न। पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट। अब अगर हम लोग टाइम को एडजस्ट नहीं करते, जैसे हमने डिस्काउंटिंग किया ना, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो Yes. उसी तरीके से जब आप टाइम को एडजस्ट नहीं करेंगी, जब टाइम वैल्यू को एडजस्ट उसमें नहीं करेंगी, तो उसको हम लोग पोस्ट टैक्स नॉमिनल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट टैक्स जब आप टाइम को एडजस्ट कर देते हैं, उसमें टाइम वैल्यू को जब आप एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट। तो फिर सर इसके और डिस्पोजेबल इनकम में अंतर क्या हुआ? डिस्पोजेबल भी तो यही नहीं कह सकता है कि सर कितना हमने प्रॉफिट का डिस्पोजेबल इनकम होता है। हाँ, तो वो किए इन्फ्लेशन को कहाँ एडजस्ट किए? इन्फ्लेशन तुम लोग बात नहीं समझ पा रहे हो। देखो, जैसे सपोज करो ना कि आज तुमने क्या किया कि बैंक में 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, इसमें तुमको एफडी का जो रेट मिल रहा है, एफडी का जो रेट तुमको मिल रहा है, सपोज करो वो है 6%। तो तुम्हारे पास 31/12/2020 को कितना पैसा हो जाएगा? 1,06,000 हो गया। Yes, 1,06,000 बन गए। हो गया ना? तुम तो कह रहे हो कि भैया 6,000 रुपए हम कमा लिए, लेकिन ये जो 1 साल के दौरान जो इन्फ्लेशन था, वो इन्फ्लेशन भी 6% बढ़ गया, यानी कि प्राइस जो था वो आपकी इकोनॉमी में 6% बढ़ गया। Yes. तो जो सामान आप 1 लाख रुपए में पहले खरीदते थे, अब प्राइस बढ़ने की वजह से आपको कितना देना पड़ेगा? 1,06,000 देना पड़ेगा। 6,000 रुपया देना पड़ेगा सर। अगर आप कायदे से देखिए, ये एफडी में जो 6% इंटरेस्ट मिला और ये 6%, ये तो मिला जुला के बराबर ना हो गया? Yes, sir, equal हो गया। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो ये जो हम लोग प्रॉफिट जब हम लोग प्रॉफिट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट हमने साल में कमाया, उस प्रॉफिट पे जो मुझे टैक्स देना है, वो टैक्स देने के बाद मैं उस साल के जब इंडेक्स के जो इन्फ्लेशन है, प्राइस जो महंगाई है, उसके हिसाब से जब अपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट टैक्स रियल प्रॉफिट। और अगर उसको महंगाई के पॉइंट से एडजस्ट नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट टैक्स नॉमिनल प्रॉफिट। पोस्ट टैक्स कौन सा प्रॉफिट? नॉमिनल प्रॉफिट। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब आगे बताइए क्या है? वही सर लास्ट पॉइंट है सर। क्या है ना वो, हाँ वही है, स्लो डाउन इन आउटपुट और डिमांड है सर। मतलब एक लाइन है जिसमें से, मतलब यहाँ स्लो डाउन का अर्थ क्या हुआ? मतलब जैसे कि हम लिखे हुए हैं सर, हम अपने समझ से कि स्लो डाउन का मतलब प्रत्यय होता है मंदी का दौर। मंदी मतलब जहां पे लोग खर्च करना नहीं चाह रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग एक्सपेंस नहीं करेगा। तो जब हम लोग ये कहते हैं ना, तुम भी जब दुकान पे या काउंटर में बैठे रहते होगे, तो कभी कभी मन में आपस में बात करते करते तुम लोग बोलते हो कि भाई ग्राहक नहीं आ रहा, बाजार नहीं है, मंदा है। अगर आता भी है तो लोग मतलब खर्च नहीं करना चाह रहा है, पसंद कर लेता है, लेकिन कहता है अच्छा ठीक है, बाद में आके देख लेंगे। होता है ऐसा? यस सर, होता है। लेकिन कभी कभी तुम लोग ये भी एक्सपीरियंस करते होगे कि ग्राहक आता है और वो एकदम तत्पर रहता है खर्च करने के लिए। अच्छा ठीक है, दिखा दीजिए, दे दीजिए, हो गया, बात खत्म। ये भी कभी फेज आता है। आता है फेज। तो यस सर, अक्सर होता है। तो जहां पे कंज्यूमर खर्च करने पे रिलक्टेंट हो, खर्च करने पे बहुत ज्यादा विचार कर रहा हो, पैसा नहीं है उसके पास, तो वैसी हालत में जब आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लो डाउन का फेज, मंदी का फेज। यस सर। तो लास्ट पैराग्राफ भी सर यही बता रहा है कि 1990 के दशक में सर ये स्लो डाउन था। मतलब कि स्लो डाउन हुआ था। क्यों हुआ था स्लो डाउन?
क्योंकि मतलब मतलब यूएस का ईरान के साथ जो इराक के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी वजह War से हाँ वॉर जो हुआ था उसकी वजह से इंडिया के पास बहुत महंगा क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ा था, जिसकी वजह से महंगाई हमारी इकोनॉमी में आसमान छू चुकी थी, जिसको हम लोग स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। Yes. उस वक्त का आलम ऐसे ही था। तो जब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कंज्यूमर कौन होगा? कंज्यूमर वही ना होगा जो आपका अमीर कंज्यूमर है। और इंडिया में अमीर कंज्यूमर कितने हैं? गिने चुने बहुत लोग। कम है, ज्यादा कंज्यूमर तो मिडिल क्लास है और नहीं तो पुअर है। लोअर क्लास। प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लोग डिमांड नहीं करेंगे। तो जब डिमांड नहीं करेंगे तो स्लो डाउन हो जाएगा, और जब स्लो डाउन हो जाएगा तो कोई प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। जब मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं होगा तो तुम प्रोडक्शन क्यों करोगे? यस, सही बात। यस सर, इसीलिए सर लिखा भी है कि 1990 से 2000 के बीच में सर कोई भी मैन्युफैक्चरर सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। वही वो 2000 के बाद सर सब लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया करना। लास्ट पैराग्राफ। तो इन्वेस्टमेंट चालू करने के पीछे दो कारण था। एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ। और दूसरा, चूंकि स्लो डाउन था, मार्केट में पैसा नहीं था, डिमांड नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ के भी चले गए। बहुत सारा धंधा तो बंद हो गया था, बहुत सारा बिजनेस बंद हो गया। तो जब बिजनेस बंद हो गया तो कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम। तो जब कंपटीशन कम हो गया, जब दो प्रोडक्ट आपस में ही कॉम्पीट नहीं करेंगे, कंपटीशन जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। एमईसी बढ़ेगा और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो भाई हम लोग तो प्राइवेट इन्वेस्टर है, हमको तो प्रॉफिट चाहिए। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है और मार्केट में कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो हम लोग अपने मन के प्राइस पे माल को बेचेंगे। यस सर, वो मोनोपोली में हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा। बिल्कुल। सर टैक्स हाँ बोलो सुन रहे हैं। टैक्स रिजिम में उसके बाद लेस बायस्ड टुवर्ड्स डिविडेंड्स विल एनकरेज कैपिटल स्पेंडिंग। टैक्स रेजिम पढ़ते हैं बाबू, उसको हम लोग टैक्स रिजिम। यस। हाँ, टैक्स रेजिम क्या है? उसके बाद पढ़ो टैक्स रेजिम। Tax regime less biased towards dividends will encourage capital spending. ठीक तो है। टैक्स रेजिम लेस बायस टुवर्ड्स डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड पे भी अगर हम लोग टैक्स कम कर दें, डिविडेंड पे टैक्स कम कर दें, तो डिविडेंड पे जब आप टैक्स कम करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा तो वो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। रिजीम का मतलब सर कम करना नहीं, रिजीम का मतलब टाइम पीरियड। यहाँ पे रिजीम का मतलब टाइम से है, पीरियड से है। यस। The productivity gap। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब तो बता पाएंगे कि क्या लिख रहा है। Yes, sir. British firms are continuing to demand rates of return on new investments that are far too high, undermining industry's ability to re-equip and close the productivity gap with competitors' countries, according to a survey by the Confederation of British Industry. समझ गए। प्रोडक्टिविटी गैप का मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन करने की क्षमता, उत्पादन क्षमता। प्रोडक्टिविटी गैप का मतलब ये हुआ, राइट? तो आप जब देखते होंगे कि कोई कंपनी है जो सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है, आप भी उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, लेकिन आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, आपका प्लांट साइज वही है, आपकी कैपेसिटी वही है जो मेरी है, लेकिन फिर भी मैं ये देख पा रहा हूं कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रही हैं या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझसे काफी कम है। तो जब आप मुझसे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझसे कम होगा। क्यों कम हो रहा है? जब मेरा भी कैपेसिटी वही है, आपकी भी कैपेसिटी वही है, तो आप मुझसे ज्यादा प्रोडक्शन क्यों कर रही है? क्योंकि आपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया, मैंने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज नहीं किया, मैंने अंडर यूटिलाइज किया। ठीक है, तो
तो इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी गैप। तो जब प्रोडक्टिविटी गैप, आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो है। जब आप यूएस में जाइएगा, जब आप और मतलब क्यूबा वगैरह में जाइएगा, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी गैप इतना नहीं है। वहां पे मतलब पर कैपिटा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफी हाई है। तो इंडिया के पास लैंड अंडर कल्टीवेशन भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया में प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? क्या कारण है? कि हमने अपने रिसोर्सेज का, लैंड का प्रॉपर यूज नहीं किया। तो नहीं किया। प्रोडक्टिविटी यस गैप का मतलब यही होता है कि द Yes. एबिलिटी टू प्रोड्यूस, जो क्षमता है उस क्षमता का पूर्ण प्रयोग करके उत्पादन करना। यस सर। राइट। तो अब इसका फायदा क्या होगा? ये क्यों लिख रहा है यहाँ पे? एकदम कॉमन सेंस है। जब हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, यानी कि हम लोग अपनी कैपेसिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो क्या होगा? इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कीजिएगा तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी प्रॉफिट मार्जिन्स में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, हमारा प्रॉफिट Yes, sir. मार्जिन्स बढ़ेगा, बढ़ आवर जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन्स विल इंक्रीज। और जब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। Yes, sir. ठीक है। तो इसीलिए देखिए कि जिस कंट्री में प्रोडक्टिविटी लो है, जिस कंट्री में प्रोडक्टिविटी लो है, वहां पे आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जहां पे जिस कंट्री में प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा दिखेगी, वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा दिखेगा। क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। और सर उस दिन क्या बताया था सर इसमें? सर इसे ऑर्डर रेट को सर डिस्काउंट रेट बोलते हैं, ऑर्डर रेट बोलते हैं, और भी 2-3 बताए थे, ये दो को लिखे हुए थे। हर्डल रेट को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, लिख लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, हाँ, ये Sir, भी discount. डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, Sir, required rate. रिक्वायर्ड रेट भी कह सकते हैं। गुड। तुम खाली क्लास में ही बोलेगी, जब हम सवाल पूछते हैं उस समय तुम बोलेगी नहीं क्या है? सर प्रोडक्टिविटी गैप एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिएगा। कौन बताएगा प्रोडक्टिविटी गैप? प्रोडक्टिविटी, पहले वर्ड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन करने की क्षमता। क्षमता। यस तो आप जब अपने पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? आप मान लीजिए आप सेम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, दोनों ने समान रूप से पूंजी का निवेश किया। अब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम 90% पे काम कर रहे हो और हम जो काम कर रहे हैं वो 60% पे काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव, इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी गैप। तुमने सेम संसाधन लगा के 90% पे काम किया, मैंने सेम संसाधन लगा के 60% पे काम किया। तो तुम्हारी कैपेसिटी अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, मेरी भी कैपेसिटी अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो क्या होगा? तुम 90 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होगे और हम 60 यूनिट प्रोड्यूस कर 60 रहे होंगे। यूनिट ही प्रोड्यूस करना। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी गैप। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि Yes. तुम चूंकि रिसोर्सेज का बेहतर यूज कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम हो जाएगा। लेकिन मैं चूंकि उतना पैसा लगा के केवल 60 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बढ़ That's जाए। right. Yes. तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मुझे तो मेरा बिजनेस बेकार लगेगा, और शायद वैसी हालत में मैं लो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वजह से नया निवेश नहीं कर पाऊं। लेकिन तुमको तो सब कुछ अच्छा दिखेगा क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तुमको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिखेगा, इसलिए तुम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। यस
समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ये इनकेस अगर प्रोडक्शन गैप पूछ दिया सर तो एग्जांपल के स्वरूप मतलब दो इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके ही समझा पाएंगे नहीं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे? यस अब क्या बच गया सिर्फ अपने पास? So classical theories of interest. क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या है देखो तो? So Baum-Bawerk's theory of interest, Fisher's Hmm. theory of interest, हम्म, फिर classical theory of interest, Keynesian formulation, हम्म, फिर Keynes criticism of classical theory. हम्म। यही है सर। इसके बाद द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हाँ तो बस यही दो चीज पढ़ना है, मतलब एक है कि कीनेसियन फॉर्मुलेशन ऑफ ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और यस उसका क्रिटिसिज्म और लोनेबल फंड्स थ्योरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही तीन चीज पढ़ना है हम लोग को। यस सर। उसके बाद लास्ट में फिर क्रिटिसिज्म दिया हुआ। हाँ लोनेबल फंड्स थ्योरी का होगा क्रिटिसिज्म। यस सर। यस सर उसका है। तो अब जो तुम लोग का माइक्रो का मेरे साथ क्लास होता था ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का Yes, क्लास sir. जो Yes, sir. MWF में, हाँ MWF में जो होता था 9 बजे से, वो क्लास अब नहीं होगी क्योंकि मैं ब्रिज में शिफ्ट हो गया हूँ, वहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। तो अब चूंकि अच्छा। तुम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था इसलिए उसको बंद कर दिया गया। और Yes, उसी sir. तरीके से, हाँ उसी तरीके से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो मेरा रोज क्लास हुआ करता था उसमें भी एक दिन क्लासेस को मैंने बंद कर दिया है और उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है उसमें BBA 6 में रिस्क मैनेजमेंट उसको पढ़ाने में, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो उन लोग का भी सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। यस Yes, sir. तो ब्रिज में सर वो वर्ड मीनिंग नहीं सर? हाँ अब एक बार देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करके मैक्रो में टैक्स मल्टीप्लायर पढ़ना होगा क्या दोबारा से एक बार? Yes, sir. मल्टीप्लायर बता Yes, sir. दीजिएगा। फंक्शनिंग ऑफ द मल्टीप्लायर है ना? Yes, यस sir. सर वैसे समझा दीजिएगा इसे। ठीक है, उसमें हम लोग कौन कौन सा मल्टीप्लायर वैसे पढ़े थे? एक तो मल्टीप्लायर था हम लोग का इन्वेस्टमेंट टैक्स मल्टीप्लायर था, मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर और एक फॉरेन एक्सचेंज मल्टीप्लायर, फॉरेन Yes, sir. एक्सचेंज मल्टीप्लायर। Yes, sir. यही था ना? यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। बैलेंस Yes, sir. ये भी था। बैलेंस बजट भी था। यस सर बैलेंस बजट तो भी था। फॉरेन ट्रेड को ही बैलेंस बजट बोलते हैं ना, फॉरेन हाँ। ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर